बच्चों, मैं लोकेश सर हैंडसम बॉय फिर से लेके क्या क्या अरे क्या सोच रहे हो भाई? मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। और नया नहीं बोलूंगा, आखिरी वीडियो। किसका आखिरी वीडियो सर? अरे याद है हमने पिछले वीडियो में या जो भी हमने वीडियो बनाया था, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको क्या कराया था, रिवीजन के तौर पे 1 मार्क के क्वेश्चंस आपसे करा के दिए थे, या मैंने यहाँ करा के दिया था, बराबर बोल रहा हूँ क्या? तो हम उसके दूसरे पार्ट के साथ आ गए हैं। 2 वीडियो में मैं एक चैप्टर कवर करने वाला था, जैसे कि मैंने आपको बोला था। इस वीडियो को बोला जाएगा 2 शॉट। क्या बोला जाएगा बोलो? 2 शॉट। ये 2 of 2 शॉट है। पहला शॉट हो चुका था, अब ये दूसरा शॉट है। ठीक है भाई, मतलब दूसरा वीडियो की बात हो रही है। चलो बढ़ते हैं आगे। आज हम क्या करने वाले हैं सुन लो। आज हम 2 मार्क के जो आईएमपी क्वेश्चंस है जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं बच्चों, कौन से वाले चैप्टर से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। वो 2 मार्क के क्वेश्चंस और 3 मार्क के क्वेश्चंस, जो भी बड़े वाले क्वेश्चंस है, उसको हम आज यहाँ देखने वाले हैं विद सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स। हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट उसमें याद हो या काम आए, तो वो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे हमने, वो फॉर्मूले कैसे आए थे, फॉर्मूला क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझी क्या? तो आज हम करेंगे। और ऑब्वियसली क्या करते हैं आपको भी पता है, स्क्रीन के सामने आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें आज पढ़ना है। तो जो स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बोलो क्या क्वेश्चन है बच्चों आज का पहला? स्टेट दी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओ माय गॉड, अरे बोलो क्या हमने फैराडे का लॉ पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा तो था। देखो भाई, फैराडे का जो पहला लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का किसका लॉ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैं बता दूं पहले तो कुछ कहानी को हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गया था, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था, हाँ कि ना? हाँ। फिर मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गए थे, फिर भी करंट इंड्यूस हो रहा था। फिर हमने कंक्लूजन निकाला था, जब जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तब तब वहां पे करंट इंड्यूस होगा। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मेरा सवाल ये था, सर मैग्नेटिक मतलब करंट इंड्यूस क्यों हो रहा था? याद है मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था आपको। अरे बोलो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? बी ए कॉस थीटा। बराबर। व्हाट इज बी हियर? मैग्नेटिक फील्ड एरिया इज एरिया एंड थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ। अरे समझा? इसके बाद मैंने बोला था, याद है क्या? फ्लक्स को चेंज करने के लिए मुझे 3 तरीके करने पड़ेंगे। या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या तो एरिया चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या तो दोनों के बीच का एंगल चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये कौन सा फ्लक्स है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पिछले 1 मार्क के क्वेश्चन में भी लिया था, याद है ना? अब सवाल ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं। ये रहे वो 3 तरीके। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहा था, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कॉइल इंक्रीज हो रही थी? अरे मैग्नेट अभी दूर है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अभी कुछ तो भी है। जैसे जैसे पास लेके आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बोलो? चेंज। एरिया ऑफ कॉइल चेंज नहीं हुआ, दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो क्या चेंज होता है बोलो बच्चों? फ्लक्स। और हमें पता है जब फ्लक्स चेंज होगा तभी क्या होगा? करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। बराबर है। और फैराडे का लॉ हमें यही बताता है। क्या बोलता है बोलो? अभी पढ़ेंगे भाई हम। जब क्या चेंज होगा? फ्लक्स। तब क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। समझा क्या? चलो तो हम लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। क्या बोलता है देखो ये स्टेटमेंट, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil, coil के साथ या coil के
साथ में जो भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, अगर वो क्या होता है बोलो, चेंज होता है, एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। अरे बोलो, बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? अगर किसी कॉइल के साथ, अरे यार एसोसिएटेड विथ कॉइल आएगा यार, कुछ भी लिखते हो सर आप, क्या बोला बोलो? कॉइल के साथ जो भी फ्लक्स एसोसिएट होता है, अगर वो फ्लक्स क्या होता है बोलो, चेंज होता है। अगर वो फ्लक्स क्या होता है, अरे यार फैन हो गया था ऑन, कोई बात नहीं, बोलो। अगर क्या बोला मैंने, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब वहां पे ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। बच्चों एक और स्टेटमेंट इसका बताओ कि आपको, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है वो, ठीक है? अरे थोड़ी गर्मी हो रही है यार, थोड़ा ऑन कर देते हैं फैन। चलो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बच्चों, सोचो ये ना एक ये कॉइल है, ये क्या है बोलो, कॉइल। थोड़ा ज्यादा बेहतर समझने के लिए ना बच्चों हम सर्कल बनाएंगे। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या सर्कल का एरिया आपको निकालना आता है? हाँ सर, कौन सा फॉर्मूला लगता है उसमें? पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो हाँ। अब सवाल ये है, एरिया तो आपने निकाल दिया, लेकिन एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? मैं बताऊं क्या? याद रखना, एरिया का डायरेक्शन हमेशा इसके प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, समझा क्या? अब सर्कल हमने इस प्लेन में ड्रॉ किया है, तो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे ही बनेगा, बोलो बात समझी क्या? अरे हाँ या ना, बराबर बोल रहा हूं क्या? तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा एरिया का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, पक्का गारंटी के साथ? हाँ सर, बराबर बोल रहे हो आप। लेकिन अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, किधर है? इधर ही है, ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो। समझा क्या बोला? ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। और ऐसे कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा BA इंटू कॉस जीरो। और बोलो बोलो, समझा? और ऐसे कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो? मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। समझ में आया क्या? अब देखो एक बात को समझते हैं हम। मुझे एक बात बताओ, समझ लो, मैंने क्या बोला, ये हो गया हमारा कंडक्टर, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा रख लिया। अभी तक ये कॉइल ऐसी रखी थी, मतलब ऐसी रखी थी, ऐसी ऐसे, ठीक है? अभी मैंने उसको ऐसे रख दिया, तो क्या इसका पहले एंगल ऐसे था? अरे ये वाला जो बाहर की तरफ मैं बना रहा था, अब मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, तो क्या इसका एंगल अब तक ऐसे था? लेकिन अब वो एंगल क्या इस डायरेक्शन में हो गया है। ये किसका एंगल है बोलो? एरिया का। किसका बोलो? एरिया का। हाँ या ना? क्या ऐसे कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को आप उधर ही रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड को आप उधर ही रहने दो? पक्का? समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के प्लेन को कट कर रहा है? हाँ कि ना? देखो ना क्या लिखा है, मैंने क्या बोला, ये हमारा कंडक्टर का प्लेन है। क्या बोला, समझा क्या? और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर को ये देखो काट रहा है। बोलो हाँ कि ना? कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भले कितने एंगल पे भी कर रहा हो। जब जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर को क्या करेगा? कट करेगा, तब तब अगेन क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब सवाल ये है क्यों? अरे मुझे एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ या ना? मैं मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करने की बात कर रहा हूं, ना कि एरिया के डायरेक्शन को, ठीक है? अब देखो यहां पे एरिया का डायरेक्शन ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही था, तो कट नहीं किया, तो हम एरिया के डायरेक्शन के साथ कंसीडर नहीं कर सकते, हमें प्लेन की बात करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को कट करेगी तब तब ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। प्रूफ करके दिखाओ क्या? पक्का? चलो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी कॉइल ऐसे गोल है, ऐसे, समझ में आ रहा है ना? ऐसे गोल है, ऐसे, ठीक है? और ऑब्वियसली ये जो प्लेन है हमारा, ये हो जाएगा हमारा कंडक्टर। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं लेता, कैसे लेता हूं? ऐसे ले लेता हूं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट कर रही है क्या? नहीं।
कर रही है क्या? अब बोलो इस कंडीशन में कंडक्टर हमारा ऐसा है तो क्या एरिया का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना। अभी तो बताया था, ये देख लो ना, ये अगर कॉइल को मैं ऐसे बना दूं तो क्या एरिया जो ऐसे था वो ऐसे आ जाएगा, मतलब ये बनाया मैंने। तो बोलो इस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA इंटू कॉस हो जाएगा 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो क्या फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट नहीं करेगा तो फ्लक्स आएगा ही नहीं, तो EMF इंड्यूस होगा ही नहीं। और जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे कंडक्टर को कैसे भी कट करेगा तो क्या हमारा वहां पे फ्लक्स आएगा ही आएगा और EMF इंड्यूस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर आई तो तालियां बजाओ और एक लाइक कर दो यार वीडियो को, तो हम टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? अरे यार डस्टर कहाँ गया? ये रहा, चलो बढ़ते हैं आगे। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ कुछ तो चलो भाई दूसरा सेगमेंट आपको समझा, ये देखो थोड़ी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, वो सेगमेंट एक बार देख लेना। क्या बोला? बोलो व्हेनेवर कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस एंड EMF इज इंड्यूस। समझा? कंडक्टर जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा तब ही वहां EMF इंड्यूस होगा। बात समझी क्या बच्चों? पता है क्या बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ना सिर्फ ये बताता है कि EMF कैसे इंड्यूस होगा, मतलब ये ना क्वालिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? क्वालिटी के बारे में। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को क्वालिटेटिव लॉ बोला जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है EMF इंड्यूस की, इंड्यूस EMF की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिफाइन करता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव लॉ। क्या बोला जाता है? बोलो क्वालिटेटिव लॉ। समझा? चलो मैं लिख लेता हूं। It is also known as qualitative law। क्यों बोलते हैं बोलो बच्चों? Because it indicates या it explain, ऐसा लिख, it indicates the characteristics of, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है? बोलो इंड्यूस्ड EMF। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलो फैराडे का सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ। चलो फैराडे का सेकंड लॉ देखो क्या है बच्चों। फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल। क्या बोला? बोलो कॉइल में जो EMF इंड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। समझा क्या? कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कॉइल के साथ जो लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया क्या बच्चों? उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसके मैग्नीट्यूड की? बोलो इंड्यूस EMF की। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों, मैथमेटिकली mod of E is directly proportional to d phi by dt। समझा क्या बच्चों? अब इसको अगर आप phi को हटा दो तो आपको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा k, where k is called proportionality constant। k को क्या बोलते? बोलो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो भी लिख लेना आप। ठीक है बच्चों? अगर मैं E को वोल्ट में ले लेता हूं, E को किस में ले लेता हूं? वोल्ट में, और d phi बाय dt को वेबर पर सेकंड में ले लेता हूं, तो ऐसे कंडीशन में हम k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? बोलो 1।
ठीक है। एक्चुअल में ई वोल्ट का मतलब है 1 वोल्ट, ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो के कितना हो जाएगा 1, और ऐसे कंडीशन में ई का आंसर आएगा डी फाई बाय डी टी। समझा क्या? ये मैग्नीट्यूड में निकाला है, बाकी डायरेक्शन में आपको पता है यहाँ माइनस आता है। बोलो बच्चों समझ में आया? एग्जाम में आपको बच्चों इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात इसमें नोट के लिए काम आएगा, फैराडे का जो सेकंड लॉ होता है इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलो? क्वांटिटेटिव लॉ। क्यों? क्योंकि ये ईएमएफ इंड्यूस के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, मतलब निकाल के दिखाता है या बताता है, ठीक है। ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है। और ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है, मतलब अमाउंट बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, हाँ कि ना। ये कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ये बता रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों, यहां लिख लेता हूं मैं, क्वांटिटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? QUAN आएगा भाई, यहाँ क्वांटिटेटिव लॉ बोला जाता है। कौन सा लॉ? ठीक है, इसको बोला जाता है। चलो इसको खींच लो बच्चों इसके पहले वाले के साथ में, ठीक है। चलो बच्चे बढ़ते हैं आगे, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम में इतना ही लिखना है आपको, बाकी कुछ नहीं लिखना है। अरे ला 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 ला। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, फिर हर जमाना तुम्हारा है। सही बात है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद पूरा जमाना तुम्हारे सामने झुक जाएगा भाई। लेकिन कि भाई मुझे यहां तक जाना है तो ही वो कोशिश पूरी हो सकती है, लेकिन अपने हिसाब से आप सोचोगे कि भाई नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, तो नहीं होगा भाई। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर तुमने दिमाग में बैठा के रख दिया ना कि भाई ये मुझसे हो सकता है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब दिमाग का खेल है। किसका? दिमाग का। और जिसके पास होगा वही आगे जाएगा। हाँ, तो लड़के ही आगे जाएंगे। बच्चों देखो, ये जो सवाल है ना, ये अब तक एग्जाम में आया नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? ये जो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ना ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये प्रैक्टिकल बेसिस पे भी एक क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो समझो इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। देखो आपको क्या बोला है बच्चों, एक्सप्लेन। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नजर आएगा। एक्सप्लेन व्हाई अ मेटालिक रिंग प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ आयरन कोर बाउंड, क्या लिखा है? बाउंस, ऐसा लिखा है, मतलब ऊपर की तरफ बाउंस हो जाता है अराउंड कॉइल ऑफ सेवरल टन, मतलब कॉइल के ऊपर हमारा जो रिंग होता है वो बाउंस हो जाता है ऑफ सेवरल मीटर, ऐसा। अब क्यों आगे में देखेंगे कब। इन एयर व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल। इंग्लिश में अपन जो भी लिखा है वो देखते हैं, सॉरी यार, इंग्लिश में जो भी यहाँ बोला गया है उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं और आंसर को समझते हैं, ठीक है बच्चों। चलो मिलो ना मिलो, मैं मिलने आऊंगा, कहो ना कहो मैं कहता जाऊंगा, दिल कहता है। चलो चलो बड़े बच्चों, चलो सुनते हैं। अरे देखो मैं क्या बोलना चाहता था, देखो यहां पे ना ये एक रॉड है, क्या है बोलो बच्चों? एक रॉड। हमने क्या किया है, यहां पे ना एक मेटल रिंग रखी हुई है। बोलो ये क्या है बच्चों? बोलो जल्दी से। ये एक मेटल की रिंग है। क्या है बोलो? ये मेटल रिंग। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहां समझाऊंगा, ठीक है। ये एक मेटल की रिंग है और इसमें हमने क्या किया है, बहुत सारी कॉपर की वाइंडिंग कर दी है। कॉपर की वाइंडिंग,
ठीक है, ये कॉपर की बाइंडिंग करने के बाद हमने किसी तरीके से इसको एक वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। समझ में आया क्या? और हो सके कि यहाँ पे की लगा दे तो ये हो गई की। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, जब मैं की को ऑन करूंगा तो इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। हाँ कि ना? इसी को तो बोलते हैं भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो बराबर है। अब सवाल ये है, करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां आ गई। बोलो हाँ कि ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये मैग्नेट बन गया है? हाँ सर बराबर बोल रहे हो आप, ये तो मैग्नेट तो बन गया है। अब बोलो, क्या ये मेटल रिंग इसको हम एक कॉइल की तरह अज्यूम कर सकते हैं? अरे हाँ सर बिल्कुल सही, क्योंकि वो गोल है तो कॉइल ले लेते। चलो अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपने इसको कॉइल ले लिया, इसको मैग्नेट ले लिया, तो ये सवाल क्या पूछ रहा है वो सुनो। ये क्या बोल रहा है, जब मेटल रिंग आयरन कोर के द्वारा है, मतलब कहां आती है? मैग्नेट के पास, तो ये सेवरल टर्न क्या हो जाती है? बोलो जल्दी से, जंप ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? इसको ना जंप ऑफ रिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जंप क्यों हो जाती है, यही अभी हम थोड़ा समझने वाले। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। सवाल सुनो अभी। मुझे एक बात बताओ, क्या मेटल रिंग, शॉर्टकट में, पहले तो शॉर्टकट में समझेंगे भाई। मुझे बताओ, क्या मेटल रिंग जो है, मेटल रिंग ये एक कंडक्टर है? अरे मेटल इज अ कंडक्टर ना, तो मेटल रिंग एक कंडक्टर है। बीइंग अ कंडक्टर, जब मेटल रिंग कॉइल के पास या मैग्नेट के पास आएगा, किसके पास आएगा? बोलो मैग्नेट के पास आएगा, तो क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी? किसके लिए? मेटल रिंग के लिए। मतलब मेटल रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्या इसके पास मैग्नेट आ रहा है? हाँ सर बराबर। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बोलो चेंज हो जाएगा। बराबर बोल लो क्या? और हमें पता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इस कॉइल में क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बोलो बराबर है क्या? क्या कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? समझ में आया? कॉइल बीइंग कंडक्टर व्हेन मूव टुवर्ड्स अ मैग्नेट, या जो भी करंट कैरिंग कॉइल या मैग्नेट बोलेंगे, तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और हमें पता है जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट भी इंड्यूस होता है। हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ, कल हमने याद है लेंस लॉ पढ़ा था, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि ये इसके मोशन को अपोज करेगा। हाँ कि ना? तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ये ऐसे इंड्यूस होगा सच दैट इट अपोज द मोशन ऑफ अ कंडक्टर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा कि इसके मोशन को अपोज करेगा, इसका मतलब है ये कहां जा रहा था? बोलो कॉइल के पास। तो ऑब्वियसली अपोजिशन क्या हो जाएगा? उल्टा। बोलो अगर ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा तो ये जब नीचे आएगा तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ डेवलप हो जाएगा। बराबर बोल रहा हूं क्या? जिसकी वजह से ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, और उसी की वजह से ये क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से बच्चों, जंप ऑफ हो जाएगा। बोलो कंडीशन समझ में आ गई क्या? पक्का? शॉर्टकट में लिखना है। कैसे लिखना है? 2 मार्क का सवाल आ सकता है। देखो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा देखते हैं, अपने मन से नहीं लिखेंगे, थोड़ा अच्छा बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ अपने मन से नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे भाई हम? जो मैंने यहाँ लिख के दिया वैसे तो वही लिखना है। व्हेन अ मेटालिक रिंग, व्हेन अ मेटालिक रिंग क्या है? बोलो बच्चों, कंडक्टर। व्हेन अ मेटालिक रिंग बीइंग अ कंडक्टर कहां आएगा? बोलो मैग्नेट के पास, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बराबर है? बीइंग अ कंडक्टर मूव टुवर्ड्स मैग्नेट। यहां पे मैग्नेट लिखा है क्या? ये करंट कैरिंग कॉइल, हमने मैग्नेट नहीं बोला है, करंट कैरिंग कॉइल बनाया है। मूव टुवर्ड्स करंट कैरिंग कॉइल, तो क्या होगा? बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देख लो यहां लिखा भी होगा तुम्हारी बुक में ही, क्या लिखा है? बोलो, हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूसिंग। बराबर है, ठीक है? जिसकी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक है ना भाई, तो बोलो क्या बोला, जब भी मेटालिक रिंग को हम मूव करेंगे कहा, करंट कैरिंग कॉइल की तरफ, जो कि जिसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो क्या वहां करंट, current is induced, a current is induced in a metallic ring। क्या मैंने सही बोला बच्चों, मेटालिक रिंग में करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस। अब हमें पता है लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम क्या लिख सकते हैं, बोलो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है, बोलो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ the direction of induced current, direction of induced current is such that क्या बोलो, it will oppose the motion of a conductor। बराबर लिख सकते हो आप, it will oppose the motion of conductor। और ऑब्वियसली अपोज का मतलब है वो पास आ रहा था इसीलिए वो जंप ऑफ हो जाएगा। तो आप तीसरे लाइन में लिख सकते हो देयरफॉर, जो भी आपके आंसर में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या लिख सकते हो आप, अ मेटालिक रिंग प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ आयरन कोर जंप ऑफ सेवरल टर्न इन द एयर। समझ में आया क्या, आप लिख सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेटालिक रिंग आपकी जंप ऑफ हो जाती है जब उसको टॉप ऑफ द आयरन कोर पे रखा जाता है। अरे बोलो समझा क्या ये एक्सपेरिमेंट, याद रखना YouTube पे आप इसका एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख लेना। एक काम कर लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे सामने मैं आपको एक थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लो, 5 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा मुंह बंद कर दूंगा, ठीक है। देखा बच्चों किस तरीके से हमारा रिंग जो है वो जंप ऑफ हो गया है, बढ़िया, समझ में आया आपको, पक्का। चलो बढ़ते हैं आगे भाई, नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल कभी तो मिलेगी, मुझे तो मिल गई मेरी ड्रीम गर्ल, है ना। चलो हमारा बच्चों अगला सवाल क्या है, चलो हमारा जो अगला सवाल है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग रोटेटिंग बार। बच्चों ये क्वेश्चन ना 2024 या 2025 में ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हो सके तो ये डबल भी आ सकता है, तो इसको आईएमपी के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हो। 20% चांस है इस सवाल के आने का, बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो ना रे बाबा। चलो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो सवाल है वो समझते हैं पहले। उसने क्या बोला है, हमें क्या करना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जब एक रॉड रोटेट करेगा, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो भाई कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं ये थ्योरी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा, लेकिन मैंने क्या बोला है आपको समझना जरूरी है, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो क्या बोला, आपको करना क्या है, आपको ना क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लेना है। क्या लेना है बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक बार लेना है, बार जिसको एक एंड से पिवोट किया जाएगा। चलो तो वो भी कर लेते हैं, ये हो गया एक बार जिसका लेंथ बोलो कितना है, ये आरो एल। अब मैंने क्या कर दिया, उसको ये वाले पॉइंट पी से पिवोट कर दिया। पिवोट का मतलब समझते हैं, ये एक रॉड थी, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे खिल्ला मार दिया। तो क्या ये ऐसे घूम सकता है, बोलो हाँ कि ना, यही वो बात हो रही है, ठीक है बच्चों, बोलो अगर समझ में आया। ये क्या है बोलो, एक कंडक्टिंग बार है या रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट में रोटेट करने वाला है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अरे समझ में आया क्या, जिसका लेंथ बोलो कितना है, एल है, और वो कहां है बोलो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। समझ में आया क्या,
आप लिख सकते हो, मैं अपने मन से लिखूंगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बोलो क्या बोला मैंने, बोलो कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, जिसका लेंथ बोलो ऑफ लेंथ एल, जो कि क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो बोलेंगे रोटेटिंग अबाउट, किसके अबाउट में, बोलो पिवोटेड पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया अभी पी, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कहां, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। अरे बोलो समझा, इतना लिख सकते हो कि नहीं, मैंने बोल दिया भाई। एक कंडक्टिंग रॉड ले लो जिसका लेंथ है एल, वो रोटेट कर रहा है इसके अबाउट में, जिसकी वेलोसिटी है इतनी, और वो कहां है, बोलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या अगर मैं यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, लेट दैट एलिमेंट का थिकनेस बी डी आर, उसका एलिमेंट का थिकनेस बोलो कितना है, डी आर, और उसको मैंने यहां से लेके यहां तक जो है आर के डिस्टेंस पे लिया है, कितने डिस्टेंस पे लिया है, बोलो आर के डिस्टेंस पे। तो मुझे एक बात बताओ, हम बोलेंगे कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ, ठीक है, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस या लेंथ बोल सकते हो, ऑफ लेंथ डीएल, जिसका लेंथ बोलो कितना है, बोलो डीएल, और वो कहां लिया है, बोलो एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम पिवोटेड पॉइंट ओ, दोनों बराबर क्या, पिवोटेड पॉइंट पी, हमने पिवोटेड पॉइंट पी से आर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। अब पता है क्या बच्चों, हम ना क्या करेंगे, ये ऑब्वियसली जब ये रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल, ये जो है हमारा एलिमेंट, क्या वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वो सर्कुलर मोशन बनाएगा, हाँ कि ना, सर्कुलर मोशन बनाएगा ना। जब ये गोल गोल घूमेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी भी होगी, बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना। कितनी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे उसकी, v, कितनी कंसीडर करेंगे, बोलो v। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताऊं सर, मुझे एक बात बताओ, क्या ये छोटा सा एलिमेंट जब v की वेलोसिटी से मूव करेगा, छोटा सा एलिमेंट, तो छोटे से एलिमेंट के मोशन की वजह से क्या वहां पे छोटा सा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा? अरे याद है क्या हमारा फॉर्मूला, बी वी एल साइन थीटा, अरे हाँ कि ना, सॉरी बी आई एल होता था, बी आई एल साइन थीटा, एक और फॉर्मूला था याद है, ई वी बी साइन थीटा। अब बात आती है, मैं ये यूज नहीं कर सकता, ये यूज करूंगा क्योंकि वेलोसिटी लेनी है। अरे हाँ कि ना भाई, बात समझ में आ रही है? बड़े आगे चलो बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, पहले तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटे से एलिमेंट के लिए थोड़ा सा ईएमएफ हम लिखेंगे। चलो वैसे तो हम बी आई एल ही लगाएंगे भाई, करंट तो नहीं आ रहा है ना वहां पे, आ रहा है क्या करंट, नहीं आ रहा है। चलो करते हैं हम, बोलो छोटे से एलिमेंट को बोलेंगे हाँ, लेट v be the velocity of small element dr, dr की वेलोसिटी बोलो कितनी है बच्चों, स्मॉल v है, तो हम बोलेंगे फॉर स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय, अरे बोलो छोटे से एलिमेंट के लिए क्या हमारा छोटा सा ईएमएफ वहां डेवलप हो जाएगा। ये लेंथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलो बच्चों लेंथ की। तो क्या हमारा, पहले तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, विच इज डी वी एल, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। याद है कि अपन ने एक रॉड को जब हम किसी में मूव कराते थे, किसी रॉड को हम जब मूव कराते थे तो उसकी उसमें ये थी, इतना ईएमएफ डेवलप होता था। अरे याद है कि नहीं है भाई, है ना। अब सवाल ये है, बीवीएल तो आएगा किसके लिए, पूरे लेंथ के लिए, हमें छोटा सा छोटे से के लिए निकालना है, तो छोटे से के लिए जो ईएमएफ होगा क्या वो भी छोटा हो जाएगा,
और छोटे से एलिमेंट का लेंथ बोलो कितना है बच्चों, dr। तो यहां क्या आ जाएगा बोलो, dr आ जाएगा। समझा क्या? फिर से एक बार बता रहा हूं, सुन लो। पहले तो ये तो समझ गया। अब यहां क्या करना है, हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, विच इज v। अब सवाल ये है, छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा एलिमेंट जब मूव करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे छोटा सा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है BVL, बेसिकली BVL। लेकिन यहां हमने लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या लिया है, dr, इसीलिए L की जगह क्या आ जाएगा, dr। छोटे से लेंथ के लिए छोटा सा ईएमएफ। समझ में आया क्या? लेकिन हमें पता है, क्या पता है बोलो, कि V इक्वल टू क्या होता है बोलो, R ओमेगा। अरे बोलो समझा क्या? तो ये जो V है उसकी जगह R ओमेगा डाल दो तो हमारा D का आंसर आएगा R ओमेगा इंटू dr। समझा क्या? सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस क्या रहेगा, R ही रहेगा। देख लो आप, उसका रेडियस क्या रहेगा, R। अब बात करते हैं, अरे बोलो क्या हमें टोटल ईएमएफ निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? तो हम बोलेंगे टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड in a rotating bar is given by integrating। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से L। कहां से कहां तक बोलो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, कहां से कहां तक बोलो, 0 से L। अब आप बोलेंगे सर क्यों? मुझे बताओ, क्या ये जो छोटा एलिमेंट है मैं यहां ले सकता हूं? हाँ सर। यहां पे भी ले सकता हूं? हाँ। यहां पे भी ले सकता हूं? हाँ। कम से कम कहां ले सकता हूं, यहां, तो 0 हो गया। और मैक्सिमम कहां ले सकता हूं, यहां, तो मैं 0 से L ही लूंगा, इसीलिए मेरा लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, 0 से L। तो ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू dr, लिमिट कहां से, 0 से L। बोलो x का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? और इसका आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से L। L इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। बोलो बराबर है क्या? यही है आपका डेरिवेशन, हाफ ओमेगा L स्क्वायर। अरे बोलो समझा? दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। समझा क्या? एक और बार बता रहा हूं, सुन लो, बहुत इजी है। तो हमें क्या करना है, कंडक्टिंग रोटेटिंग बार में हमें एफ निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया, कंसीडर अ रोटेटिंग बार having length L which is rotating about point P in a uniform magnetic field as shown in the figure। बराबर। फिर मैंने बोल दिया, अरे साला सॉरी, अरे हम क्या करेंगे, पूरे लेंथ के लिए नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे थोड़ी से लेंथ के लिए। तो मैंने बोल दिया कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ है dr। अरे यार इसको dl किसने लिख दिया, जिसका लेंथ कितना है बोलो, dr। कितने डिस्टेंस पे लिया है बोलो, r के डिस्टेंस पे लिया है। समझा? तो मैंने बोल दिया ये dr जब है सर, ये जब बॉडी घूमेगी तो dr पार्टिकल हो जाएगा, तो वो सर्कल बनाएगा, सर्कल में लीनियर वेलोसिटी होती है। तो मैंने बोल दिया लेट v बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, फॉर स्मॉल एलिमेंट स्मॉल, छोटा सा ईएमएफ जो होगा उसको हम बोलेंगे bvr था। पहले तो छोटा सा लेंथ, पूरा लेंथ के लिए bvl होता है, लेकिन छोटा सा लेंथ क्या है, dr। तो dr के लिए हमारा छोटा सा यह हो जाएगा d, तो dv d इज इक्वल टू bv dr हो जाएगा। पता था मुझे b इक्वल टू v इक्वल टू r ओमेगा होता है, जैसे मैंने डाल दिया तो मुझे एक नया रिलेशन मिला। लेकिन मुझे सिर्फ इसके लिए थोड़ी ना निकालना था, पूरे लेंथ के लिए निकालना था। तो ये लिमिट कहां से कहां तक इसको लेना है, 0 से l, और 0 से लेने के बाद इसको इंटीग्रेट करके, ये तो आपके लिए आसान है भाई, और ये आपका आंसर फिर आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। समझ गए? अरे समझा के नहीं समझा यार, बहुत आसान है, 2 स्टेप का आंसर है। देखो, छोटा सा एलिमेंट लेके, छोटे से एलिमेंट के लिए छोटा सा ईएमएफ, पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देना है, खत्म। ठीक है, चलो बहुत हो गया, और नहीं, बहुत आसान है, आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना, आशिक को मिलती है गम की सौगातें, हमको ना मिलता ये खजाना। ओ
यार छोड़ो यार, ये फालतू के गाने नहीं गाएंगे सर हम। सर अगला टॉपिक पढ़ाओ ना सर, क्या है तो। चलो कोई बात नहीं यार, हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला टॉपिक है एक्सप्लेन व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, और अगला टॉपिक हो सकता है शायद म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ और म्यूचुअल दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं बच्चों, बराबर ही क्या। अरे बोलो हाँ कि 3 मार्क वाले के लिए नया वीडियो बना लेते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से अपन, ठीक है। 3 वीडियो हो जाएंगे, हो सकता है अपन इसको 3 शॉर्ट बोलेंगे, है ना। चलो भाई, तो हमारा अगला जो सवाल है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन ना आपके बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, कम से कम 3 तो बार आया हुआ ही है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करके चलना। मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, आपके दोनों क्वेश्चन एक साथ मैं ले रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, ले लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। अरे यार, ये सीधी लाइन मुझसे पड़ती नहीं है। अरे मैं संस्कारी इंसान हूं, इसीलिए मुझसे सीधी लाइन नहीं मारी जाती, हम इनडायरेक्टली मारते हैं। अरे बराबर, हाँ सर बराबर। चलो है ना, चलो एक और लाइन मारनी पड़ेगी, ये बात जबरदस्त, ये हाँ 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 हाँ, ओए 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 ओए। चलो बढ़ते हैं आगे भाई, हमारा अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। अरे बोलो बराबर क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत इजी है, दोनों का टॉपिक देख लो, क्या करना है आपको, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों डेफिनेशन बता देना है, बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ईएमएफ दिखाएंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे। देख लो भाई, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। दोनों ना एक फिनोमिनॉन है, दोनों क्या है, एक फिनोमिनॉन है, जिसमें ना एक कॉइल में ना ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं, सुन लो। मैंने क्या किया बच्चों, एक कॉइल ले लिया, चलो ठीक है भाई, बना लेता हूं इसका डायग्राम, चलो चलो कोई बात नहीं। एक कॉइल ले लिया, ये देखो, ये रही वो कॉइल, डुडुम 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 डुडुम, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई साहब, ये कॉइल में फ्लक्स चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बोलो, फ्लक्स चेंज हो गया। अच्छा, कैसे चेंज हुआ होगा, अरे इस कॉइल को हमने मैग्नेट के पास लेके गए होंगे। अरे हाँ कि ना, हाँ या ना, हाँ सर बराबर बोल रहे हो। जब इस कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, बोलो हाँ कि ना। फ्लक्स कहाँ चेंज हुआ था, इस कॉइल में। करंट कहाँ इंड्यूस हुआ, इस कॉइल में। अब सुनो, मैंने क्या बोला, ये कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसी कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। इसी फिनोमिनॉन को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आया क्या, सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। देखो भाई, इसमें डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द फिनोमिनॉन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in a coil। एक कॉइल में ईएमएफ का क्या हो जाना, इंड्यूस हो जाना। कैस किसकी वजह से बोलो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम कॉइल। उसी कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाना है। उस फिनोमिनॉन को बोला जाना है हमें सेल्फ इंडक्शन। समझ में आया क्या, पक्का। बड़े बच्चों, आगे टॉपिक को आगे बढ़ाए क्या, तो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या रहेगा फिर वो सुनो। मैंने फिर से ले लिया एक कॉइल और उसके साइड में एक और कॉइल रख दिया। हाँ सर, जबरदस्त, मजा आ रहा है सर। हाँ तो बोलो हमने क्या किया। अब मैंने बोला यहाँ पे मैंने करंट दिया, हाँ बराबर है। तो क्या यहाँ पे करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि वहां से करंट बढ़ रहा था तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि करंट बढ़ेगा। और इनिशियल तो जीरो था ना, बाद में करंट बढ़ा ना भाई। करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके साइड में भी करंट इंड्यूस हो सकता है? हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल वाला। तो मैंने बोला
साइड वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाना, इसमें ईएमएफ क्या हो जाना, इंड्यूस हो जाना, जब इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। समझ में आया क्या? तो इसमें बोला जाएगा द फिनोमिनॉन ऑफ production of induced EMF in a coil, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इन अ कौन सी कॉइल बोलो बच्चों? नेबरिंग कॉइल। अरे बोलो समझा क्या? उसके साइड वाली कॉइल में जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो उसके बाजू वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये दोनों डेफिनेशन में बस क्या चेंज है बोलो? सेम कॉइल, नेबरिंग कॉइल, बाकी सेम डेफिनेशन है। अरे बोलो हाँ कि ना? ठीक है, चलो भाई हम बोलेंगे, देखो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखो हम क्या बोलेंगे? व्हेन करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, या व्हेन करंट इन अ कॉइल, प्राइमरी थोड़ी ना बोलेंगे यार, इसमें एक ही कॉइल रहेगी। व्हेन करंट इन अ कॉइल इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अरे बोलो बराबर बोलो क्या? करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर जो फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। बराबर बोल रहा हूं, इट इज टोटल करंट। ठीक है, अरे बोलो क्या इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लिया जाएगा? हाँ सर, उसको क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, वेयर एल क्या है बोलो? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अरे बोलो समझा के नहीं समझा रे बाबा हो? ठीक है, अच्छा अरे बोलो क्या इसमें हम ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? बोलो सो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज गिवन बाय, अरे बोलो मैग्नीट्यूड लिख सकते हो आप, नहीं पूरा लिखेंगे क्या? E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता था। बोलो हाँ कि ना? बोलो फाई कितना ये रहा, तो बोलो भाई E कितना आ जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। एल को बाहर ले लो बच्चों, आंसर क्या यही आएगा? बोलो भारत माता की फिर से एक बार गणपति बाप्पा मोरया। समझ में आया क्या? बोलो ऐसा ही किधर करेंगे? इधर भी करेंगे, चलो करते हैं। बोलो क्या आएगा भाई? ये सेम स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी आएगा। बोलो आगे ना? चलो आई हम बोलेंगे व्हेन करंट इन अ कौन सा कॉइल? प्राइमरी कॉइल। व्हेन करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस, तो क्या सेकेंडरी में फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेस। अरे बोलो इसका मतलब क्या है? आप समझ गए क्या? हाँ सर, जो सेकेंडरी का फ्लक्स होता है वो प्राइमरी के करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गया क्या? प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, फ्लक्स का आंसर आएगा M इंटू आई पी। बोलो समझा? बोलो यहाँ M क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जुमला करे बाबा हो, ये फाई कहाँ डालेंगे आपको भी पता है, कहीं पे भी डालो यार। अरे बोलो ना क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कौन सा कॉइल? सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय, बोलो भाई
ई सेकेंडरी का आंसर क्या डी फाइव सेकेंडरी बाई डी टी आएगा? यस सर। क्या फाइव सेकेंडरी हमें पता है, या डाल दो रे, अरे डालो रे बाबा, आंसर क्या आएगा? डी बाई डी टी ऑफ, अरे या माइनस होता है, अरे बाबा ओ, बोलो एम को बाहर ले लू क्या मैं? हाँ सर। तो बोलो सेकेंडरी का आंसर क्या माइनस डी आई पी बाई डी टी आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो ना जरा। ये रहा आंसर। क्या दोनों को कंपेयर करके आप पढ़ सकते हो बच्चों? हाँ कि ना? इसमें क्या चेंज हुआ भाई? सिर्फ ये दोनों। इसमें क्या चेंज हुआ? यहाँ पे कॉइल लिखा था, यहाँ प्राइमरी कॉइल लिखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा था, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स ही ना सेकेंडरी कॉइल लिखा था। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बाकी आप दोनों को कंपेयर कर लो, सेम टू सेम है। अरे है कि नहीं है? ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, once more, क्वेश्चन बाकी है। टाइम कितना हुआ है मैडम? देखिए थोड़ा, 50 तो हो सकता है ना एक और क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ 3 मार्क के क्वेश्चन के साथ एक और नया वीडियो बनाएंगे और इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे विथ थियरी। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। जन्म 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 जाना यही, कसम तुम्हें कसम यही, ओहो जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनका जीजा हूँ, वो मेरी है साली। ओ माय गॉड। चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अभी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला। डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। वैसे तो इसका 4 मार्क क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा पढ़ ले, ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक इक्वेशन समझना है बस हमें, उस इक्वेशन को ही एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्योंकि 1 आवर कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन 2 मार्क का रह गया होगा, एनर्जी स्टोर्ड वाला। वो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूं 3 बड़े वाले क्वेश्चन के साथ। तो वो भी एक आवर का या 1 आवर का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 3 क्या समझा क्या? 3 वीडियो में 3 शॉर्ट्स में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बच्चों मैं पहले ही बोल दूं यारो, आपको ये जो सवाल है आया हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी सवाल आए तो कोई भी 4 पॉइंट्स ही आपको याद करके जाने हैं। कितने बच्चों? बोलो 4। लेकिन हम कितने लिखेंगे? हो सकता है 5 लिख दे, 6 लिख दे, लेकिन लिखना 4 ही है। ठीक है, तो ना बच्चों एक काम करते हैं, देखो आपको करना क्या है, इसमें ना एक इक्वेशन याद रखना है, बस उसी इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है आपको। कौन सा इक्वेशन है सर वो? चलो ये रहा वो इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP विच इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये इक्वेशन याद रखना है। ठीक है बच्चों, बोलो समझा क्या? अब आपका सवाल होगा सर ये कैसा इक्वेशन है, ये तो आपने उल्टा लिख दिया शायद। अरे नहीं, उल्टा ही है भाई। देखो कैसे, ये जो होता है, ये जो क्या बोला मैंने, बोलो NS नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन बच्चों जो करंट होगा ना उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? अरे बोलो पावर का फॉर्मूला क्या वोल्टेज इनटू करंट होता है? बोलो हाँ कि ना? तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं पावर आइडेंटिकल ले लूं इनपुट और आउटपुट का, तो क्या ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? इसीलिए यहाँ सेकेंडरी लिखा है और यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो समझ गया होगा आपको ये इतना। तो हम देखो इस टॉपिक को कैसे करते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले ना डायग्राम बनता है, तो डायग्राम से ज्यादा बेहतर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों स्टेप अप का डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है और ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और इधर भी बना लेते हैं ना, क्यों नहीं बनाएंगे, इसको बुरा लग जाएगा। अरे ये आपकी प्राइमरी कॉइल है बच्चों और ये आपकी है सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। चलो बढ़ते हैं आगे। बच्चों डायग्राम से देख के आपको क्या लग रहा है बताओ?
क्या प्राइमरी में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और इसमें ज्यादा है? तो क्या लिखेंगे बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है। इसमें क्या आएगा बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। हो सके तो डायग्राम बना लो बच्चों, तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे बोलो, क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मतलब क्या अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, तो हम बोलेंगे वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल, सॉरी लेस देन। अरे सेम आएगा ना, डायरेक्टली है ना। तो यहां पे बोलो बच्चों क्या आएगा, वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल। समझा क्या? देखो एनपी ग्रेटर था तो ईपी भी ग्रेटर हो गया। अरे ये करंट से क्या रिलेट करता है? देखो इनवर्स है, मतलब इनवर्स है, तो ये एरो इधर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बोलो, करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। बोलो बात समझी क्या? इनवर्स है तो उल्टा बोलेंगे। अब इधर क्या आएगा बोलो, करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया क्या? पक्का? बड़े आगे? पक्का गारंटी के साथ? चलो और भी कुछ टर्म्स आपको मैं समझाने जाऊंगा, ध्यान से समझना है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? हाँ सर, बराबर। मतलब जितना ज्यादा करंट रहेगा, उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ सर, बराबर है। अच्छा सर, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A? हाँ बराबर, ये भी तो पढ़ा है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और करंट से भी इनवर्सली होता है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं, तो क्या मैं करंट और एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं मैं? जितना एरिया ऑफ द वायर ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, उतना ज्यादा करंट होगा। जितना कम एरिया होगा उतना कम करंट होगा। प्रूफ करके दिखाओ क्या? पुराने जमाने में जो मोबाइल थे, मोबाइल के चार्जर के वायर पतले होते थे ना, तो एरिया कम होता होगा। तो एरिया कम तो उनका जो करंट होता था ना 0.5 एम्पियर होता था। देखना किसी घर में पुराने मोबाइलों में। और आजकल के मोबाइल में ना जो करंट होता है वो 2.5-3 एम्पियर तक जाता है बच्चों, क्योंकि वायर के जो थिकनेस है या एरिया है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो एरिया बढ़ाने पे करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या बच्चों, जितना मोटा वायर उतना ज्यादा करंट, जितना पतला वायर उतना कम करंट। बोलो समझ में आया क्या? तो बोलो करंट किसमें ज्यादा है, प्राइमरी में। तो प्राइमरी वाला एरिया क्या ज्यादा होना चाहिए? तो प्राइमरी कॉइल को मुझे थिक और सेकेंडरी को थीन बनाना पड़ेगा इसमें, हाँ कि ना? एरिया ज्यादा मतलब थिक, एरिया कम मतलब थीन। तो मैं यहां बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बोलो, प्राइमरी कॉइल जो होगा, प्राइमरी कॉइल इज मेड ऑफ thick wire and secondary coil, या ऐसा भी लिख सकते हो, प्राइमरी कॉइल थिक होता है और सेकेंडरी कॉइल जो होता है इज थीन। आप अपने मन से कुछ भी लिखो, मेड अप ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा भी लिख सकते हो, प्राइमरी कॉइल इज अ थिक एंड सेकेंडरी कॉइल इज अ थीन। समझाना कैसे? जिसका करंट ज्यादा वो ज्यादा मोटा रहेगा, ज्यादा थिक रहेगा, ठीक है? इसमें क्या आएगा बोलो बच्चों, ए बी सी, ए यार, ए बी सी, ये हो गया डी। तो बोलो इसमें क्या आएगा बोलो, प्राइमरी कॉइल जो होगा कम करंट है तो थीन रहेगा, इज थिक, सॉरी थीन। एंड सेकेंडरी कॉइल कैसे होगा बोलो बच्चों, सेकेंडरी कॉइल कैसे होगा, इज थिक। बच्चों इसमें ना एक और बात आपको याद रखना है, वो है टर्न रेशियो। किसकी बात कर रहे हैं बोलो हम, बोलो टर्न रेशियो की। याद रखना, देखो टर्न रेशियो क्या होता है, लिख लेते हैं, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP विच इज इक्वल टू
IP बाय IS। बच्चों याद रखना, इसको ना बोला जाता है टर्न रेशियो। सेकेंडरी टर्न अपॉन प्राइमरी टर्न इज नोन एज टर्न रेशियो। ऑब्वियसली प्राइमरी जो कॉइल है वो कम है, तो ऑब्वियसली इसका जो टर्न रेशियो होगा क्या ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है MP, तो डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी, तो इसमें टर्न रेशियो क्या K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चेक कर लो आप। और इसमें NP बड़ा है तो टर्न रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं टर्न रेशियो जो होगा K लेस देन 1 हो जाएगा। बोलो बच्चों समझो, समझ में आया क्या? क्या पूरा मैंने आपको इक्वेशन से ही समझाया है? पक्का 100%। तो हम एक नए वीडियो के साथ कल मिलेंगे विथ 1-2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चंस, जो बड़े वाले क्वेश्चन है। मुझे जहां तक लगता है शायद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, तो 2 क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे और कोशिश करूंगा उसी वीडियो में अगर आपको न्यूमेरिकल समझा सकूं तो पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कल हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अभी के लिए मैं बोल देता हूँ यार, एक और बात रह गई है, सुन लो यार प्लीज। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मेरे वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग ज्यादा शेयर कर नहीं रहे हो बच्चों। ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, या आपके नेबर्स के आसपास में कोई 12th में जो बच्चे होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको भी ये वीडियो प्लीज शेयर करो ताकि उनका भी भला हो और मेरा भी थोड़ा भला हो। ठीक है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बाय बाय, गुड नाइट।